हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, बहुलक चैप्टर के अंदर अपन ने बहुलक का वर्गीकरण पढ़ा है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अपना कंप्लीट हो चुका है, यानी कि टोटल अपन 6 बेसिस पर उनका वर्गीकरण कर चुके हैं। अब इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है वो ये है कि मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलक बनाने की विधियां, कितने तरीके से या किस किस प्रकार से आप बहुलक बना सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक होगा बहुलक, या बहुलकन भी बोल सकते हो उसे, बहुलक बनाने की विधियां। क्लियर। तो देखिए बच्चों, बहुलक निर्माण के दौरान अपन मोस्टली 2 टाइप के मेथड्स यूज करते हैं। एक अपने पास है योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरा अपने पास है संघनन बहुलीकरण। क्लियर। तो आज अपन यहां योगात्मक बहुलीकरण के कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार ये संघनन वाला हटा देता हूं यहां से। तो फर्स्ट मेथड अपन पढ़ेंगे योगात्मक बहुलीकरण। एडिशनल पॉलीमराइजेशन। तो देखिए बच्चों, योगात्मक बहुलीकरण अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, यह बहुलीकरण कौन देता है। तो यहां मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि यह योगात्मक बहुलीकरण है, यह कौन देता है। वे मोनोमर्स, वे एकलक इकाइयां जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। मतलब द्विबंध या त्रिबंध वाली वे असंतृप्त एकलक इकाइयां जो योगात्मक क्रिया द्वारा इन बहुलकों का निर्माण करती हैं। क्लियर। यानी कि टोटल कुल मिलाकर अपने पास जो मेन बात आती है वो क्या है कि ये योगात्मक बहुलीकरण जो है ये उन एकलक इकाइयों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो असंतृप्त होती है। मोस्टली उसमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, जैसे एल्कीन हो गई, एल्का श्रेणी का कोई कंपाउंड हो गया, या एल्काइन हो गया। इस प्रकार के यौगिक जो है या एकलक इकाइयां जो है वो योगात्मक बहुलीकरण प्रदर्शित करेंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अपन यहां ऐड कर देंगे कि योगात्मक बहुलीकरण कौन प्रदर्शित करता है। ठीक है। यहां में एक बात तो आपकी क्लियर हो गई कि योगात्मक बहुलीकरण प्रदर्शित कौन करता है, असंतृप्त एकलक इकाइयां। दूसरी चीज आप यहां ध्यान में रखेंगे कि देखिए बच्चों, कोई भी यौगिक अगर बना हुआ है
आपने उसे देखा है, जिन परिस्थितियों में आपने उसे देखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन परिस्थितियों के अंदर वो स्टेबल है, स्थायी है, तभी तो है वो। अगर स्थायी नहीं होता तो किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता। तो इसका मतलब कोई भी कंपाउंड यदि है, जिन परिस्थितियों में है, तो इसका मतलब उन परिस्थितियों के अंदर वो क्या है, स्थायी है। और किसी रिएक्शन को करवाने के लिए उसका एक्टिव होना जरूरी है, सक्रिय होना जरूरी है, तभी जाकर वो क्रिया कर पाएगा। तो यहां योगात्मक बहुलीकरण के अंदर जो एकलक इकाइयां हैं, उनको एक्टिव करने के लिए अपन कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं, और इन पदार्थों को अपन यहां प्रारंभिक पदार्थ बोलते हैं। इनिशिएटर। क्लियर? तो लोग मोस्टली हम बता सकते हैं कि प्रारंभिक पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो एकलक इकाइयों को सक्रिय बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, या अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, प्रारंभिक पदार्थ कहलाते हैं। तो वापस रिपीट कीजिए बच्चा कि प्रारंभिक पदार्थ किसे कहते हैं। एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर किसे कहेंगे अपन, योगात्मक बहुलीकरण क्रिया में उपयोग लिए गए वे पदार्थ जो एकलक इकाइयों को सक्रिय बनाते हैं, प्रारंभिक पदार्थ कहलाते हैं। यहां अपन जो प्रारंभिक पदार्थ यूज करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, मोस्टली या तो वो मुक्त मूलक में कन्वर्ट होते हैं, या किसी आयन में कन्वर्ट होते हैं। तो यानी कि या तो ये प्रारंभिक पदार्थ किसमें कन्वर्ट होंगे, मुक्त मूलक, या बेटा ये किसमें जाएंगे, किसी आयन में जाएंगे। तो आपने किस टाइप का प्रारंभिक पदार्थ यूज किया, मुक्त मूलक में बदलने वाला यूज किया या किसी आयन में कन्वर्ट होने वाला यूज किया, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर आप योगात्मक बहुलीकरण को दो पार्टीशन में, दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। अगर मुक्त मूलक वाला यूज कर रहे हो तो वो आपका योगात्मक बहुलीकरण किस टाइप का हो जाएगा, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। और यदि आप किसी आयन में कन्वर्ट होने वाले इनिशिएटर का यूज कर रहे हो, प्रारंभिक पदार्थ का यूज कर रहे हो, तो वो बहुलीकरण आपका कहलाएगा आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। क्लियर? तो बच्चों आप सभी जानते हो आयन अपने पास दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि आयनिक योगात्मक बहुलीकरण अपना वापस दो टाइप में डिवाइड होने वाला है, धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण और ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। क्लियर? तो देखिए बच्चों यहां भी वापस सुन लीजिए। सबसे पहले योगात्मक बहुलीकरण कौन दे रहा है, वे एकलक इकाइयां जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य में, मोस्टली असंतृप्त एकलक इकाइयां योगात्मक बहुलीकरण प्रदर्शित करती हैं। और इस बहुलीकरण के अंदर इन एकलक इकाइयों को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए प्रारंभिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये प्रारंभिक पदार्थ या तो मुक्त मूलक बनाते हैं या आयन बनाते हैं। इस
बेस पर योगात्मक बहुलीकरण को अपन वापस दो भागों में डिवाइड करते हैं, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। देखिए वापस सुन लीजिए। पहली बात आप डिसाइड कर दोगे इस टॉपिक में कि यह बहुलीकरण कौन प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज अपन डिसाइड करेंगे यहाँ, क्योंकि जब कोई यौगिक बना हुआ है इसका मतलब वो स्टेबल है। रिएक्शन के अंदर उसे ले जाने के लिए, काम करवाने के लिए आपको उसे एक्टिव करना होगा, और एक्टिव करने के लिए आप जिस पदार्थ का यूज यहां पर करोगे उस पदार्थ को अपन क्या बोल रहे हैं, इनिशिएटर यानी कि प्रारंभिक पदार्थ कहते हैं। अब वो प्रारंभिक पदार्थ आपने किस टाइप का यूज किया है, इस बेस पर ये योगात्मक बहुलीकरण अपना कितने टाइप का हो रहा है, दो टाइप का, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। तो देखिए बच्चों, हो गया शायद क्लियर आपका। तो एक बार मैं इसको बोल देता हूं, आप इसे लिखोगे क्या यहां। तो सबसे पहली बात, अपने पास ये टॉपिक हो गया, इस टॉपिक में अपन लिखना शुरू करेंगे। आपको बाद में लिखना है, ठीक है ना। जैसे ही अपनी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद आप उन चीजों को एक बार लिख कर देखिए। ऐसे रैंडमली अपने दिमाग को फ्री छोड़ दो, घूमने दो उसे। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद आप एक रफ पेज पर ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिकों को आप वापस रिपीट कीजिए कि सर ने सबसे पहले अपने को क्या बताया, बाद में क्या बताया, उन चीजों को आप इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिखने के बाद फिर उनको व्यवस्थित ढंग से अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, और फिर उसके बाद जो स्कूल द्वारा आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनके आधार पर आप अपना लिखा गया मैटर जो है वो मिलान कीजिए। कोई त्रुटि है उसको सुधारिए, और कोई प्रॉब्लम रहती है वो मेरे से आप पूछिए। क्लियर? हाँ, तो मैं बोल रहा हूं अपन यहां क्या लिखेंगे। सबसे पहली लाइन अपनी हो जाएगी कि यह बहुलीकरण असंतृप्त एकलक इकाइयों द्वारा, अर्थात जिन एकलक इकाइयों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, एकलक इकाइयों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस बहुलीकरण में एकलक इकाइयों को सक्रिय बनाने के लिए कुछ प्रारंभिक पदार्थों का, और उसके आगे आप प्रारंभिक पदार्थ के बारे में लिख दोगे कि एकलक इकाइयों को सक्रिय बनाने के लिए उपयोग में लिए गए पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ कहलाते हैं। कोष्टक बंद कर दोगे और उसके बाद अपने आगे की चीजें लिखेंगे कि इस बहुलीकरण में एकलक इकाइयों को सक्रिय बनाने के लिए प्रारंभिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये प्रारंभिक पदार्थ अपघटित होकर मुक्त मूलक या आयनिक प्रजाति, आयनिक स्पीशीज बनाते हैं, तथा प्रारंभिक पदार्थ के आधार पर योगात्मक बहुलीकरण को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर? इतना लिखने के बाद अब अपन यहां पढ़ेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन तो बच्चों ये चीज तो आप यहां समझ गए होंगे कि ये जो अपना वर्गीकरण आया है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण वो किसके बेस पे आया है, यूज किए गए प्रारंभिक पदार्थ के आधार पर कि आप किस टाइप का प्रारंभिक पदार्थ यूज कर रहे हो। तो यहां देखिए अपन जो प्रारंभिक पदार्थ यूज करने वाले हैं वो मोस्टली अपन क्या यूज करेंगे, किसी भी प्रकार का परऑक्साइड या पर एसिड, क्लियर?
यहां आप प्रारंभिक पदार्थ जो यूज कर रहे हो वो मोस्टली कोई किस प्रकार के होंगे, या तो कोई परऑक्साइड होगा या फिर कोई पर एसिड होगा। ऐसा क्यों? तो इसके लिए मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहां बताना चाहूंगा, बाद में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी टाइप की रिएक्शनें हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, उनमें मोस्टली 3 ही प्रकार के अभिकर्मक काम करते हैं, केवल 3 प्रकार। अगर आप उन 3 टाइप के अभिकर्मकों को समझ जाओ, वो कैसे काम करते हैं, ये चीज अगर आप जान जाओगे तो आप प्रत्येक रिएक्शन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये आप जो अभी अपने या पीछे की क्लासों में जो भी 12th पास आउट हुए हैं, उन बच्चों से आप एक बार मिलना, वो आपको बताएंगे अच्छे से ये बात है। क्योंकि वही बात है कि अगर आपको जोड़ करना आता है तो चाहे मैं 3 संख्या का जोड़ करवाऊं या 10 का करवाऊं या 20 का करवाऊं, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको उसका मेथड पता है ना, इसलिए कर सकते हो। संख्या भले छोटी हो बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार अगर आपको कौन सा अभिकर्मक कैसे काम करता है, कैसे रिएक्शन करता है, वो चीज अगर आप जान जाओगे, मेथड जब आपके पास होगा, तो फिर भले किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो आप उसे इजीली कर सकते हो। तो मैं इन अभिकर्मकों को आपको वो जो स्टार्ट वाले 4 चैप्टर 10, 11, 12 और 13 वाले हैं वो पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको उनको समझाऊंगा। यहां मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां जो अपना अभिकर्मक बन रहा है वो कौन सा है, मुक्त मूलक है। तो अब सबसे पहले जान लीजिए कि ये मुक्त मूलक बनता कब है, समास विदलन के कारण। किस वजह से बनेगा, समास विदलन की वजह से बनेगा। समास विदलन आप जानते होंगे शायद कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक एक दोनों परमाणुओं पर स्थानांतरित होते हैं तो उस वजह से आपका मुक्त मूलक अभिकर्मक बनता है, और इसी अपघटन को अपन क्या कहते हैं, सम अपघटन या समास विदलन। अब दूसरी बात ये तो आप जान गए कि समास विदलन की वजह से मुक्त मूलक अभिकर्मक बनता है। अब देखिए बच्चा, आपको कैसे पता चलेगा कि समास विदलन होगा या विषम अपघटन होगा या विषमास विदलन होगा? तो इसके लिए मैं आपको कुछ कंडीशन बता देता हूं कि एक तो आपको ऐसा बॉन्ड तलाशना है किसी कंपाउंड के अंदर जिसके दोनों साइड सेम ग्रुप या लगभग सेम विद्युत ऋणता वाले तत्व लगे हुए। समझ गए मेरी बात को? इस बॉन्ड के दोनों साइड मैंने किसको अप्लाई किया है, ए को, मतलब सेम ग्रुप अप्लाई किया। तो इसका मतलब कि अगर किसी कंपाउंड में कोई ऐसा बॉन्ड है जिसके दोनों तरफ समान विद्युत ऋणता वाले या समान समूह उपस्थित हो, तो वहां समास विदलन पॉसिबल। दूसरी चीज, ये कंडीशन बता रहा हूं आपको, ये आप जब देखोगे तभी ऐसा होगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि समास विदलन करने के लिए अपने को यहां प्रकाश, ताप या कभी विद्युत की भी आवश्यकता हो सकती है। इन तीनों में से किसी का प्रयोग किया गया। तो 2 कंडीशन हो गई समास विदलन के लिए। पहली कंडीशन, बॉन्ड से जुड़े दोनों समूह समान या समान विद्युत ऋणता वाले हों। दूसरी कंडीशन, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि तोड़ना भी चाहिए ना अपने को, तोड़ेंगे तभी अभिकर्मक बनेगा अपने पास, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए विद्युत प्रकाश या ऊष्मा का प्रयोग किया गया हो। इन 2 कंडीशन का अगर पालन होता है तो आपका फ्री रेडिकल बनता है। और ये 2 कंडीशन अगर जहां नहीं है, इसका मतलब वहां विषम अपघटन होगा, और विषम अपघटन से आपके पास क्या बनेगा, आयन बनेंगे, धनायन और ऋणायन। कुछ
रिएक्शन अपने पास ऐसी होती जो बॉन्ड को तोड़े बगैर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कर लेते हैं, तो वो अपन वहां बात करेंगे। तो यहां देखिए मुक्त मूलक अभिकर्मक कब बनता है, ये समझ में आ गया आपके। एक तो बॉन्ड से जुड़े दोनों समूह समान हो, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा का प्रयोग किया गया। अब दूसरी चीज आती है अपने पास कि ये तो अपन ने चलो पता लगा लिया भाई मुक्त मूलक अभिकर्मक बनेगा या कोई आयनिक बनेगा। अब बनने के बाद वो काम कहां करेगा वो भी तो अपने को पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, मुक्त मूलक अभिकर्मक की क्रिया कहां पे होगी, इसे देखने के लिए सबसे पहली चीज आप देखोगे उस कार्बन की तलाश करोगे जिस पर द्विबंध या त्रिबंध है। परंतु ये जरूरी बात आ रही है, परंतु वो कार्बन किसी रिंग में किसी वलय का नहीं होना चाहिए। समझ गए बात? आपको तलाश करना है कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या द्विबंधी वाला कार्बन या त्रिबंध वाला कार्बन, लेकिन उसके साथ कंडीशन लगा रहा हूं मैं कि वो द्विबंध वाला कार्बन किसी वलय किसी रिंग में नहीं होना चाहिए, कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए वो। और अपन जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे वो मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन या उसके व्युत्पन्नों के बारे में। तो कुल मिलाकर आप दिमाग में रख सकते हो कि वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन बेंजीन वाले में नहीं होना चाहिए। तो आपको इस पर क्रिया करना है। कार्बन, अगर ये कार्बन ऐसा कार्बन नहीं है तो फिर बच्चों आप इसकी क्रिया करवाओगे यौगिक के धनात्मक भाग पर, जहां प्लस होगा वहां इसकी क्रिया होगी। तो ये दो चीजें आप दिमाग में रख सकते हो, कब बनता है कहां क्रिया करता है। तो अब देखिए, अगर आप परऑक्साइड या परएसिड ले रहे हो तो यहां समास विदलन हो जाएगा और समास विदलन से आपको ये मुक्त मूलक अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा। फिर जाके ये क्या काम करेगा बताया अपन ने पहले। ये मुक्त मूलक अभिकर्मक आपकी जो एकलक इकाई है उस पर जाकर क्रिया करेगा और उसे सक्रिय बना देगा, उसे एक्टिव कर देगा। और एक्टिव करने के बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देगी। तो यहां बच्चों अपन बता सकते हैं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में क्या होगा, वो थोड़ा सा अपन यहां लिख देंगे कि इस बहुलीकरण में उपयोग लिए गए प्रारंभिक पदार्थों, दोनों को डाल दोगे, इस बहुलीकरण में उपयोग लिए गए प्रारंभिक पदार्थों के समास विकलन से क्या बना मुक्त मूलक। तो इस बहुलीकरण में उपयोग लिए गए प्रारंभिक पदार्थों के समास विकलन से मुक्त मूलक अभिकर्मक बनता है और ये मुक्त मूलक अभिकर्मक एकलक इकाई पर क्रिया कर उसे सक्रिय बनाता है, जो बहुलीकरण की क्रिया को कंप्लीट करती है या पूर्ण करती है। तो ये प्रोसीजर आप यहां थोड़ा लिख दो। तो वापस बताओ ना, समझ में आ गया है? वापस सुन लीजिए बेटा। इस बहुलीकरण में उपयोग लिए गए प्रारंभिक पदार्थों के समास विकलन से मुक्त मूलक अभिकर्मक बनेगा, जो एकलक इकाई पर क्रिया कर उसे सक्रिय बनाएगा और उसके बाद वो अपना काम कंप्लीट करेगी, मतलब ये बहुलीकरण कंप्लीट करेगी। तो बच्चों ये बहुलीकरण की जो क्रियाएं हैं ये मोस्टली 3 स्टेप में 3 पदों में संपन्न होती है, जिनको अपने सिलेबस अनुसार
पॉलीथिन निर्माण के आधार पर अपन यहां स्पष्ट करने वाले हैं। इन दोनों बातों पे ध्यान रखना, अभी इसका यूज करेंगे अपन। हाँ तो बच्चों, अगर अपन जैसे पॉलिथीन बनाते हैं या अपन न्यून करें तो पॉलिथीन की बात करने वाले हैं यहां, तो ये किससे बनेगी? एथिन से बनेगी। एथिन से जब पॉलिथीन बनाएंगे तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? पेरोक्साइड कोई। तो यहां पर मोस्टली बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। इसके लिए आप लगभग 350 से 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रख लेंगे। 2000 एटीएम एटमॉस के करीब आप उसमें प्रेशर डाल देंगे, ठीक है। और यहां बहुलक आप बनाना जानते ही हो, पाई बॉन्ड आपका ठीक हो जाएगा, यहां आप एंड डाल दोगे, ये बन जाएगा आपके पास पॉलीथीन। क्लियर? तो यहां देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप जो इसका होगा उसमें क्या होगा? प्रारंभिक पदार्थ। तो यहां अपन ने कौन सा प्रारंभिक पदार्थ यूज किया था? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो C6H5 C डबल बॉन्ड O बेंजोइल और ऑक्साइड। क्लियर? साथ में आप प्रकाश डाल दो या हीट भी कर सकते हो। तो अब क्या होगा? इसका समास विदलन होगा। सबसे पहले यही तो होता है ना, प्रारंभिक पदार्थ के समास विदलन से मुक्त मूलक अभिकर्मक बनने वाला है। तो देखिए बच्चों, समास विदलन कहां से करते हैं अपन? जिस बॉन्ड के दोनों साइड सेम ग्रुप हो, और दोनों साइड सेम ग्रुप अपने को याद दिख रहे हैं। समास विदलन में क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा देंगे, एक यहां पहुंचा देंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा? C6H5 डबल बॉन्ड O। अब यहां बच्चों जो सबसे जरूरी बात आती है वो ये कि इसका जो स्थायित्व है वो बहुत ही कम है। इसके कंपेयर में फेनिल मुक्त मूलक का स्टेबल या स्थायित्व इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर बॉन्ड बना लेगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास C6H5 फेनिल मुक्त मूलक बन जाएगा और CO2 यहां से फ्री हो जाएगी। अब मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये वाला जो है मुक्त मूलक ये बहुत ही कम स्थायी है, तो इसलिए तुरंत क्रिया करके यहां से CO2 फ्री कर देगा और फेनिल मुक्त मूलक जो बन जाएगा उसका स्थायित्व इसके कंपेयर में ज्यादा है। तो यहां देखिए बच्चों, आपके पास ये शब्द आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि ऐसा अपन क्यों कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, इस कंपाउंड को अगर अपन थोड़ा सा देखें, यहां इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, कार्बन के देखिए दो साइड ऑक्सीजन लगी हुई है। इसके सीधा सा रीजन है कि इनकी नेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा होती है, तो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। उस वजह से यहां का पॉजिटिव चार्ज जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जब ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है काफी फास्टली।
तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा खींचने की वजह से। अब बॉन्ड में अपने को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस पाई बॉन्ड से लेके आऊं तो वापस बेटा सेम बनेगा, तो मतलब कोई रिएक्ट हुई नहीं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना कहां से आ जाएगा, इस बॉन्ड से, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस पर फेनिल समूह पर, और यहां इसके अंदर ये विस्थानीकृत होगा, और विस्थानीकृत होता है तो स्थायित्व बढ़ता है। ये चीजें अगर आपके ढंग से क्लियर नहीं हो रही है तो आप ये मेरे से वापस पूछिए, मैं आपको ये पूरी तरह से थोड़ा विस्तार से बड़ा वीडियो बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो इसके कंपेयर में इसका स्थायित्व ज्यादा होता है, इसलिए आपके पास क्या बनेगा, फेनिल मुक्त मूलक। अब बच्चों ये फेनिल मुक्त मूलक जो बना है ये कहां क्रिया करेगा, एथिन, और एथिन पर कहां बताया मैंने आपको, सबसे पहले मुक्त मूलक की क्रिया में आपको क्या ढूंढना है, द्विबंध या त्रिबंध वाला कार्बन, लेकिन वो बेंजीन वाले का नहीं होना चाहिए। तो यहां अपने को कार्बन सीधा ही दिख रहा है, तो इसकी रिएक्शन यहां है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसे मुड़े हुए आधे तीर से दिखाते, 2 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसे कंप्लीट तीर से दिखाते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो अपने पास बच्चों बन जाएगा C6H5CH2CH2 फेनिल एथिल मुक्त मूलक। यही बताया था अपन ने कि सबसे पहले प्रारंभिक पदार्थ के समास विदलन से एक मुक्त मूलक बनेगा जो एकलक इकाई पर क्रिया करके बड़े मुक्त मूलक का या उसे एक्टिव कर देगा, क्योंकि जैसे यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, अभी क्या हो गया है, एक्टिव हो चुका है, क्रियाशील हो गया है। क्योंकि देखिए एक उदासीन अणु जो होता है ये स्टेबल होता है, स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, स्थायी हो जाता है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड पर प्लस माइनस या मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं, इसका मतलब वो मध्यवर्ती स्पीशीज है, तुरंत उसे किसी न किसी यौगिक के अंदर कन्वर्ट होकर या बदलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा क्रियाशील एक मध्यवर्ती बनी हुई है, जिसे एटलास किसी यौगिक या किसी स्टेबल यौगिक यानी एक उदासीन यौगिक में बदलना होगा, और जब आप इसे उदासीन कर दोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, एक बहुलक बन जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप है इसका, जिसे अभिक्रिया प्रारंभन पद भी कहते हैं। तो आप इसमें बता दोगे फर्स्ट स्टेप लगा के अभिक्रिया का प्रारंभन पद, और आप इसमें लिख दोगे कि इस पद में प्रारंभिक पदार्थ के समास विदलन से बने मुक्त मूलक, प्रारंभिक पदार्थ के समास विदलन से मुक्त मूलक बनता है जो एकलक इकाई पर क्रिया कर उसे बड़े मुक्त मूलक में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए बच्चों, दूसरा जो इसका स्टेप है वो ये होता है कि यही जो प्रोसेस यहां चला है, क्योंकि अब ये एक्टिव हो चुका है, अब ये क्या करेगा, दूसरी एकलक इकाई पर क्रिया करके उसे बड़े मुक्त मूलक में बदलेगा, वो फिर तीसरी पर क्रिया करेगा, फिर चौथी, पांचवी, इस प्रकार ये क्रिया लगातार चलती जाएगी। तो सेकेंड स्टेप में अपन ले सकते हैं C6H5CH2CH2, दूसरी एथिन पर क्रिया होगी, और ये क्रिया बार बार होगी, जितने आपके पास एकलक इकाइयां होंगी उतनी ये क्रिया होती जाएगी। तो यहां मैं इसे किससे प्रदर्शित कर देता हूं, N से दिखा देता हूं, तो अपने पास यहां बन जाएगा C6H5CH2CH2 मुक्त मूलक, या N डाल देता हूं। इस प्रकार की क्रिया अभिक्रिया समाप्त होने के ठीक पहले तक ये चलती रहेगी। ठीक है। तीसरा जो इसका स्टेप है समापन पद, जिसमें रिएक्शन खत्म होती है, ये मैं आपको कल बताऊंगा या आगे की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आप एक बार यहां तक का अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक्स।